टाइम पे मुझे देख के लोग डरते थे क्योंकि मेरा रवैया जो था वो गलत था कि धरती में मिलना है तो धरती पे ही रहो। इसे धर्म का मायने ही नहीं है, सबका धर्म का जूस एक ही है। सब धर्म के मैसेंजर्स आप देखिए, चाहे आप राम जी को ले लें, चाहे आप कृष्ण जी को ले लें, चाहे मोजिस को ले लें, चाहे नूह अलैहिस्सलाम को ले लें, चाहे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लें, लेकिन सबके मैसेज एक हैं। कुदरती मेरे को मिलता रहा और उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये था कि मेरी ज़िंदगी में एक पान सिंह फिल्म आ गई थी। तो कैसा रहा आपका पान सिंह तोमर का एक्सपीरियंस? उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर थे, इरफान थे, तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट करी। हाँ, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे, विपिन भी थे, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। टॉप 500 फिल्म्स में अगर इंडिया की शायद गिने तो शायद वो आती होगी 100%। अच्छा, जब आप सड़क कर रहे थे, आशिकी फिल्म कर रहे थे, उस इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में तो क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? पहले ये था कि अगर आपके मतलब जैसे सिनेमेटिक फेस है ना, तो अगर आप किसी भी डायरेक्टर के पास चले गए या फिर वो आपको इमीडिएटली कास्ट कर लेता था तो ये एक एडवांटेज हुआ करता था, तो ऑडिशन नहीं होते थे। ये एक जर्नी है, हम यहाँ पे यात्री हैं। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चुटकियों में मतलब हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है। चुटकियों में ये बचपन, ये जवानी, ये मतलब मिडिल एज और ये ख़त्म कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ एक खास अभिनेता हैं जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। आशिकी, सड़क, गंगूबाई, राजनीति, पान सिंह तोमर और हाल ही में उनकी एक बहुत शानदार वेब सीरीज़ चल रही है आश्रम, जिसमें उन्होंने निभाया एक बहुत ही शानदार किरदार माइकल राठी का। आज हम उनसे बात करेंगे फिल्मों की, थिएटर की, बॉलीवुड की, और उन्होंने एक बहुत ही शानदार अभी एक किताब लिखी है जिसका नाम है सुपर ह्यूमन। तो बहुत बहुत स्वागत है खान जहांगीर खान का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे शो में आए। ये मेरी खुशकिस्मती है, इट्स माई प्लेजर। सर, बहुत ही मतलब पॉजिटिव मुझे आपके पास से वाइब्रेशन आ रही है और बहुत अच्छी एनर्जी है आपके अंदर। ये भी मेरी मतलब अच्छी नसीब की बात है कि मतलब नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी थे और मैं खुद भी ऐसा था कि एक टाइम पे मुझे देख के लोग डरते थे, मतलब क्योंकि मेरा रवैया जो था वो गलत था। तो वही सब ज़िंदगी ने सिखाया कि धरती में मिलना है तो धरती पे ही रहो। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप एक्टिंग में, बॉलीवुड में कैसे आए? आपकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब ये शौक़ अक्सर एक्टरों को मैंने यही सुना है, देखा है कि बचपन से ही होती हैं ये सब चीज़ें। तो बचपन में ही जहन में था कि मतलब फिर एक दिन मैंने टीवी पर एनएसडी के बारे में कुछ आ रहा था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में जो है, तो वो मैंने टीवी में देखा, उसका एड्रेस नोट किया और उस वक्त बरसात हो रही थी, वहीं उसी बरसात में मैं चल दिया और सीधे मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गया। तो मेरी तमन्ना यही थी कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मतलब पढ़ाई करूं और उसके बाद मतलब मैं फ़िल्मों में काम करूं। मेन फिल्म में ही मकसद था। तो आपने एनएसडी की? मैंने एनएसडी के लिए ट्राई नहीं किया। मैंने वहाँ पर फिर 3 साल का एक कोर्स होता है, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता है, एक श्री राम सेंटर है जो सामने ही है। टीचर सेम होते हैं, कोर्स सेम होता है, लेकिन वो 1 साल वाला कोर्स होता है। तो क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी, मतलब स्कूल में ही था, तो 1 साल वाला कोर्स ये मैंने किया और फिर मैं रेपर्टरी कंपनी में ना 3 साल मैंने फिर एज ए प्रोफेशनल एक्टर काम किया। हाँ, उस टाइम पे हमें 750 रुपये मिलते थे। हाँ, मतलब ये जो प्रोफेशनल मतलब रेपर्टरी कंपनी जो होती है ना, वो मतलब बहुत से एनजीओज या बहुत से मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको कल्चरली कुछ खर्चा करना पड़ता है ना, तो उस हिसाब से कुछ ऐसी रेपर्टरीज भी होती हैं, तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। तो आप रेपर्टरी में 1 साल जॉब कर रहे थे? हाँ, 3 साल फिर मैंने वहाँ बहुत सारे प्लेस किए, तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई। बम्बई कैसे आए आप? बॉम्बे मतलब यही था कि जहन में अब ये मुझे लगा कि अब यहाँ का काम पूरा हो गया। वहाँ टीवी सीरियल्स तो बनना शुरू हो गई थी, बट मेरे जहन में फिल्में का वो था, तो आया मैं और आते ही मतलब मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं भट्ट साहब से मिला अगले ही दिन, क्योंकि मैं उनकी फिल्म ना आने से पहले मैंने 30 बार देखी होगी। ओके। तो मैं उनका फ़ैन था, तो मैंने सोचा था इनसे तो ज़रूर मिलना ही है। तो मैं अगले दिन मिला उनसे और मिलने के बाद कुदरती मतलब अगले दिन मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि जब आपने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया
तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वो क्या है कि मुझे तो, मैंने तो थिएटर से आया था, मुझे तो कैमरे का तो कुछ आइडिया था नहीं, बट मेरे को कैरेक्टर दिख रहा है, जैसे अभी आप कैरेक्टर दिख रहे हो, तो ऐसे इससे मिलना है, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। मैंने हाथ मिलाया अनूप अग्रवाल से फिल्म के अंदर, वो आशिकी में, लेकिन उसने मना कर दिया। तो वो नेचुरली था कि भाई अब मना कर दिया तो आप पहले तो आप मुस्कुरा रहे होगे, और जब कोई मना कर देगा तो आपकी मुस्कुराहट तो मुस्कुराहट तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो नेचुरली था, तो इसलिए भट्ट साहब को बहुत पसंद आया मैं। फिर उन्होंने सड़क में भी मेरे को एकदम मेरी पर्सनैलिटी के एकदम ऑपोजिट रोल दिया, विच वॉज ए पेंजी कैरेक्टर। बट कहने का मतलब ये कि उन्हें पसंद आया तो मैंने ये काम किया दोबारा उनके साथ में, और वो भी काम पसंद किया गया। लेकिन उससे ये हो गया कि मेरे साथ में ज़िंदगी में कि मैं एक नई, मतलब मैं एक गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा था, वो ऑलमोस्ट मतलब दोस्त बनने वाली थी, लेकिन क्योंकि वो फिल्म रिलीज़ हो गई ना सड़क, और उसमें मैं पेंजी था, तो वो भाग गई। अरे वो तो बहुत भारी लॉस हो गया आपका। नहीं, ये पता नहीं लॉस हुआ या जो भी हुआ, बट ज़िंदगी में ये होता है कि काम अगर पहले हो जाए तो लड़की ज़िंदगी में बाद में आ जाए तो चल जाएगा। अच्छा, जब आप सड़क कर रहे थे, आशिकी फिल्म कर रहे थे, उस इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में, मतलब आपने तो दोनों इंडस्ट्री देखी हैं, तो क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? पहले ये था कि अगर आपके मतलब जैसे सिनेमेटिक फेस है ना, तो अगर आप किसी भी डायरेक्टर के पास चले गए तो फ़ोटो खींच लेता था जहन में, या फिर वो आपको इमीडिएटली कास्ट कर लेता था क्योंकि उसके पास कैरेक्टर रहता था। तो ये एक एडवांटेज हुआ करता था, तो ऑडिशन नहीं होते थे। अच्छा। उन्हें अपने पे भरोसा होता था कि हम करवा लेंगे इससे, बट कैरेक्टर में मैच करता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वो कास्टिंग अपने हिसाब से करते थे ना, तो ये सिस्टम था। बट देखिए, संसार जो है ना, परिवर्तन इसका वो है प्रकृति, तो कोई भी चीज़ अगर आती है ना तो हमें मोस्ट वेलकम करना चाहिए। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए उससे डरना नहीं चाहिए, उसका वो करना चाहिए, उसका मतलब अनुसरण करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। तभी तो आप कहते हैं ना कि आज में जी रहे हैं, पास्ट में मतलब थोड़ी जीता है आदमी। देखिए, रब का मतलब बहुत बड़ा एहसान रहा है कि मैं जिस दिन से आया उस दिन से मैंने बताया, अगले दिन से मैं काम कर रहा था, कि मैंने हमेशा ए ग्रेड का काम कुदरती मेरे को मिलता रहा। और उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये था कि मेरी ज़िंदगी में एक पान सिंह फिल्म आ गई थी। पान सिंह फिल्म ऐसी हो गई कि मतलब वो आप टॉप 500 फिल्म्स में अगर इंडिया की शायद गिने तो शायद वो आती होगी 100%, ऐसा मुझे लगता है। तो किसी एंटीक फिल्म में अगर आप तो कैसा रहा आपका पान सिंह तोमर का एक्सपीरियंस? उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर थे, इरफान थे, तिग्मांशु धूलिया ने हाँ, उसमें डायरेक्ट करी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे और विपिन भी थे और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। सुना है बहुत अच्छे दोस्त थे आपके इरफान। मखना मनाई। हाँ, एक तो क्या है कि वो मेरे मतलब उनके साथ मैं ऑलरेडी बहुत सारे काम कर चुका था। तिग्मांशु धूलिया उससे पहले ना वो मतलब रिश्ते वगैरह कुछ बनाए थे उन्होंने, बेस्ट सेलर्स बनाए थे स्टार्स के लिए। तो मैक्सिमम सीरीज़ में मैं उनकी मैं हूँ, तिग्मांशु धूलिया जी की। तो उसमें कई सीरीज़ में इरफान भाई भी हुआ करते थे, तो उनमें भी मेरे को मतलब वो मेन रोल देते थे। आपने इरफान खान के साथ काम किया पान सिंह तोमर में, तो बहुत शानदार एक्टर है इरफान, तो बहुत कुछ सीखा होगा आपने उनसे। वो तो होता ही है एक्चुअली में। क्या होता है जब आप रिहर्सल कर रहे होते हो या सीन रिहर्स करते हो, तो उसमें जो उस दौरान वो जब आप कर रहे होते हो तो बहुत सीखते ही हो। जब कर रहे होते हो उस टाइम तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हो, ना कि उनकी तरफ उतना वो करते हो। बट कैरेक्टर के तौर पे फिर आप देखते हो उस कैरेक्टर को, फिर वो इरफान भाई के तौर पे नहीं देखते हो, जिसने मतलब उनके ऑपोजिट रोल किया और पब्लिक ने डेफिनेटली सराहा। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं वो कैरेक्टर वीक था। एक मेरी आने वाली एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसका नाम है हिसाब। उसमें जयदीप अलावत हैं और शेफाली शाह हैं और मैं भी हूँ। तो और बहुत अच्छा रोल दिया उन्होंने मुझे, और बहुत अच्छी फिल्म श्योरली उन्होंने बनाई होगी, ये तो यकीन है। और जो मैंने शूटिंग की है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी आई एम मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मैं ग्रो ही कर रहा हूँ इस लाइन में। स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्पीड में नहीं चल रहा हूँ। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने साल से आपका काम चल रहा है, वरना इतने साल कोई एक्टर रुक नहीं पाता, प्रोफेशन चेंज कर लेता है, वापस चला जाता है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इतने सालों से कर रहे हो और अपने आप को पॉलिश भी कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। अल्टीमेट सक्सेस है
क्योंकि क्या होता है, अभी मैं आपसे पूछूं कि आप अल्टीमेट सक्सेस किस चीज़ को, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? क्या है आपकी अल्टीमेट सक्सेस? क्या ड्रीम है आपका, बताइए। मेरे लिए सक्सेस है अपने जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे रोज़ आगे बढ़ना है, आगे जाना, यही टॉप पे जाना। सर टॉप कुछ नहीं होता है। हम रोज़ काम करते हैं, रोज़ टॉप पे जाते हैं, बस काम करते रहना होता है और रोज़ ही टॉप पे जाना ये होता है। सुपर ह्यूमन वाली वो है पॉलिसी, और मतलब ये एक्चुअली में वही, तो यही प्रैक्टिकली है कि सक्सेसफुल आप अभी हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिए, अगर आपने नेकी की है, किसी के बारे में, किसी कौम के बारे में नफ़रत नहीं है, किसी इंसान के बारे में ऐसा नहीं है कि उसने ज़िंदगी में ये क्यों बोल दिया था, या उसने ऐसा, भाई ने मेरे साथ में ये कर दिया था, ये सब जो चलता है ना, ये बोझे लेके जो नहीं ढो रहा है ना, वो समझ लो वो सक्सेसफुल है। सर बट आजकल रह नहीं गया है। 99% लोग स्पिरिचुअल नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, किसी की किसी से बन नहीं रही है, काम में इतना कंपटीशन है, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं लोग। वो चीज़ नहीं बची सर अब। नहीं, लेकिन हमेशा ह्यूमन ही एक ऐसी चीज़ है, ह्यूमन बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है तो मतलब चांद तारों से भी बेहतर है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपका चेहरा चांद की तरह लगता है, तो ये आपकी एप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि चांद आपके लिए बनाया गया है। आप चांद पे चले गए, ठीक है, वो आपके लिए दिमाग और वैसी बॉडी बनाई है कि रब क्रिएटर है, उसने आपको क्रिएशन की भी पावर दे दी है। तो आप सोचिए कि आप क्या चीज़ है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है, लेकिन हम लाइफ क्या जी रहे हैं, वर्स्ट। तो आदमी ही एक ऐसी कौम है जो गिरना चाहे तो कूड़ा बन सकता है। मतलब आदमी में से गैरत निकाल दो और औरत में से वफा निकाल दो, तो दोनों के दोनों कूड़ा है ना। तो इतना गिर भी सकता है, लेकिन ऐसा आप अपने आप को मतलब कर सकते हो तो महात्मा गांधी भी बन सकते हो, आप नेल्सन मंडेला भी बन सकते हो, आप माइक टाइसन भी बन सकते हो, आप कुछ ऐसी क्रिएशन कर सकते हो कि वो टेस्ला वाला भी देखता रह जाए ये क्या कर दिया। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, सब सुपर ह्यूमंस हैं, बॉर्न सुपर ह्यूमंस हैं। मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है जो अभी अमेज़ॉन पर और फ्लिपकार्ट पर और नोशन प्रेस में अवेलेबल है। तो क्या नाम है किताब का? किताब का नाम है सुपर ह्यूमन यू आर, मतलब आप बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है। आप लेकर आए हैं तो एक बार दिखा देते हैं ऑडियंस को। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोनों का टाइटल मैंने सेम ही रखा है, क्योंकि ये देखिए मैं इसका जो कहानी का जो सार है ना, वो ये है कि हम सबका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेम है। आपके अंदर भी टैलेंट है, उतना ही है जितने मेरे में है, उतना ही है जितना आइंस्टाइन में है, लेकिन हम कितना यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड। ये जो हमारे अंदर जो सुपर पावर्स हैं, आपने देखे होंगे ना, जो गिनीज बुक के जो रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन लोगों ने, तो वो सर्टिफाइड सुपर ह्यूमंस हो गए ना। तो वो सर्टिफाइड सुपर ह्यूमंस में और आप में क्या फ़र्क है? बेसिकली वैसी पैदाइश है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ टैलेंट राइटिंग का मेरे अंदर भी है, ये हर किसी के अंदर है, सबका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेम है। तो ये मतलब इस बात का सबूत है। अभी आप सोचिए कि वो हिटलर था, उसने कितने लोगों को मारा? 6 मिलियन लोगों को, 6 मिलियन लोगों को मारा ना, 6 मिलियन लोगों को मारा। 6 मिलियन लोगों को मारने के बाद उसने सुसाइड कर ली। तो आपको क्या लगता है, इंसाफ हो गया? तो फिर तो इंसाफ बाकी है ना। तो इस इंसाफ जब उनका बाकी है तो हमारा भी तो बाकी होगा। हमने भी जो चोरियां की हैं या जो झूठ बोले हैं या मतलब ऐसे ऐसी हरकतें सबने ही की हैं, तो डेफिनेटली मतलब हिसाब तो होना ही चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में जाना होता है ना हर किसी को। अभी जैसे मान लीजिए आप कैमरामैन बन गए, अभी आप मान लीजिए ये कर रहे हो, एक वेब सीरीज़ कर रहे हो, फिर आप हॉलीवुड की फिल्म भी करना चाहोगे। हर कोई नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आपकी हाथ में ज़िंदगी दे रखी है रब ने, और हम दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं। लोग आ रहे नहीं भाई, लोग ऐसे हैं, अरे नहीं समझते यार, अरे हम हैं लोग। एक आदमी शुरू करता है ना, लेकिन हम उसको किसी को मज़े ही नहीं ले रहे हैं, टाल रहे हैं सबको। धार्मिक होना एक बहुत लाजवाब चीज़ है, लेकिन पाखंडी हुए पड़े हैं सारे। धार्मिक मतलब मेरी हरकतों से आपको पता चलना चाहिए ना कि ये बंदा धार्मिक है कि नहीं है। कौन से धर्म का मायने ही नहीं है, सबका धर्म का जूस एक ही है। सब धर्म के मैसेंजर्स आप देखिए, चाहे आप राम जी को ले लें, चाहे आप कृष्ण जी को ले लें, चाहे मोजिस को ले लें, चाहे नूह अलैहिस्सलाम को ले लें, चाहे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लें, मे पीस बी अपॉन देम, लेकिन सबके मैसेज एक हैं। क्या? मानवता। यही तो बताया ना, सोशल कंडक्ट ही तो बताया ना। भाई आप अगर क्रिएटर होते और आपने इतने ह्यूमन बनाए होते
तो आप क्या चाहते हैं? अब ये जो बॉडी बनाई गई है हमारी, वो डेफिनेटली एक सर्टेन टाइम के लिए बनाई गई है। अगर मान लीजिए मैं 250 साल जी गया, तो मैं एक ही चीज़ की तो रिक्वेस्ट करूँगा, भाई माफ़ कर दो, मुझे मार दो भाई, कोई मरवा दो, ट्रक चलवा दो मेरे पे। हाँ, रब को आप तभी देख पाओगे ना जब रब के रास्ते पे चलोगे। रास्ते पे चला मैं शैतान के, और मैं ढूंढ रहा हूँ रब को। तो इतना सिंपल है। धार्मिक होना इज़ लाइक अमेजिंग, लेकिन वो धर्म आचरण में है, ये नहीं कि मैं मतलब रिचुअल में लगा पड़ा हूँ। वो सब वैसे ही है, दिखावा, पाखंडी। ये समझ लीजिए कि कोई भी सवाल आपके जहन में पैदा होना, उसका जवाब इस किताब के अंदर है। तो आप ये जो सब बातें बता रहे हैं, ये सब है इस बुक में जो आपने लिखी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप मेरे को आप बताइए कि पिछले 100 साल में कोई एक ऐसा आदमी बता दो जिसने कोरोना काल के दौरान खुद शेर की तरह एक तो बाहर निकला। ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब लोगों ने अपने माँ बाप की अर्थियाँ छोड़ दी थी, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और उसने प्राइवेट जेट से भी लोगों को, मतलब मजदूरों को भेजा है। भाई सलाम है सुपर ह्यूमन सोनू सूद को। तो जहांगीर भाई, हम बात करेंगे आश्रम की। आश्रम में जो आपने माइकल राठी का किरदार किया, उसके बारे में आप बताइए। वो मतलब पहली बार मैंने वेब सीरीज़ की थी, वो फॉर्मेट भी हमें नहीं मालूम था, बट प्रकाश जी के साथ में, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब 1989 दिल्ली से ही जुड़ा हुआ हूँ, उससे पहले से, तो इसलिए लगातार उनके साथ भी मैं हमेशा काम करता रहा हूँ और उन्होंने मुझे बहुत हमेशा अच्छे रोल्स दिए हैं। तो उन्होंने इसमें भी मतलब एक तरह से टॉप 10 के में मेरा कैरेक्टर था। तो वो कैरेक्टर मतलब करने में मेरे को मतलब ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज मेरे लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है बोलना, और पुलिस वाला सा मैं लगता भी लुक अगर लगे तो वो काफ़ी चीज़ें मैच कर गई। और दूसरी बात, कहानी अगर अच्छी होती है, कैरेक्टर वेल रिटन होता है, तो हमारा आधे से ज़्यादा काम तो वही लोग कर देते हैं। कॉस्ट्यूम वाले कर देते हैं, हमें तैयार कर देते हैं, मेकअप वाले कर देते हैं, राइटर कर देते हैं, फिर डायरेक्टर अपने हिसाब से फाइनल एक मतलब तस्वीर बना लेते हैं। तो हमारा काम तो बहुत आसान हो जाता है। बट सब कुछ, एक प्रोडक्ट कई बार अच्छा होता है तो उसमें सभी अच्छे लगते हैं, तो इसमें भी अच्छा लग गया। तो आश्रम में आपने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया बॉबी देओल के साथ, तो कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉबी देओल के साथ आपका? मतलब बॉबी देओल के साथ में काम करके ये एहसास हुआ कि ख़ानदानी लोग कैसे होते हैं, कितने सिंपल होते हैं। हम लोग समझते हैं कि बहुत अमीर लोग या बहुत ही जो मतलब सोना के चम्मच से लेकर के पैदा हुए हैं, वो लोग एरोगेंट होते हैं। हमारे जहन में ऐसा होता है, गरीब मेंटेलिटी में। अब तो नहीं होता मेरे जहन में, लेकिन पहले रहता था। बट इन लोगों ने ये मेंटेलिटी चेंज की है हमारी, ऐसे लोगों ने। मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि मतलब वो कोई दूसरी जमात से बिलोंग करते हैं। जैसे आप हैं वैसे वो। तो मैंने देखा कि आपने बहुत सारे नेगेटिव रोल किए, ज़्यादातर नेगेटिव ही कैरेक्टर किए। तो आप ये रोल करना चाहते थे, या आपकी शक्ल और आपकी कटकाठी को देखकर आपको ऑलवेज यही रोल ऑफर हुए? नॉर्मली क्या होता है, जब आप फिल्मों में आते हो ना, तो फिल्म में जो मेन हीरो होता है ना, वो एक सेलेबल होता है। ये सिस्टम होता है फिल्म मेकिंग का। तो अब एक हीरो तो सेटल हो ही गया है, तो बाद में जो रोल्स बनते हैं वो विलन्स के बनते हैं। तो जो इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स होते हैं वो मेन विलन के रोल करते हैं, तो सेकंड फिडल रोल मिलते हैं शुरू में आपको, फिर आपको मेन विलन के रोल मिलने लग जाते हैं। तो ये इजी होता है, ये मतलब यहाँ पे आपकी पढ़ाई होती है। फिर एक लेवल आता है कि फिर आपको प्रोटैगनिस्ट के रोल मिलने लग जाते हैं, जैसे अभी मेरे को मिलने लग गए। उधमगढ़ एक वेब सीरीज़ है जिसमें मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ। तो फिर आपको वो पॉजिटिव रोल मिलता है, उसमें अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आपको लेकर के फिर लोग 4-5 करोड़ रुपए की फिल्में बनाने लग जाते हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उन एक्टर्स का जो बहुत लंबे वक्फे से लगे रहते हैं और शिद्दत से लगे रहते हैं, सिंसेरिटी से लगे रहते हैं। उनमें कई नाम हैं, जैसे इरफान खान है, नसीरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी हैं, या मान लीजिए पंकज त्रिपाठी हैं, जयदीप अलावत हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो मतलब वाकई में मतलब कहते हैं ना, मतलब कुंदन बन रहे हैं। वो गोल्ड नहीं, मतलब कुंदन बन रहे हैं, उस लेवल के मतलब उनकी शिद्दत है। तो यही जर्नी होती है एक एक्टर की, तो उसी जर्नी में मैं भी हूँ। तो मेरी भी अब ये उस लेवल पे ग्रोथ शुरू हो गई है
कि मुझे लोग प्रोटैगनिस्ट का रोल मतलब पॉजिटिव रोल में भी लेने लग गए। नेगेटिव रोल आपने पूछा कि मतलब क्या मेरी पर्सनैलिटी को देख करके, तो ये बात सही है कि मतलब मैंने जैसे बताया कि मेरे ऑप्शन ही कम होते हैं, तो नेगेटिव रोल ईजिली मिल जाता है, इसलिए मैं मतलब नेगेटिव रोल ज़्यादा मिलते तो हैं। कभी आपकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी हीरो का कैरेक्टर करूं, पॉजिटिव कैरेक्टर हर एक्टर की होती है, पॉजिटिव नहीं, हीरो का रोल हर एक्टर की, और वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, हर एक्टर की होती है। क्योंकि कोई भी एक्टर है उसका अल्टीमेट ग्रोथ क्या होगी, वो यही क्या चाहेगा ना कि मैं हमेशा मेन रोल करूं, तो उसमें नाजायज़ क्या है। और ऐसे ही यही हर किसी की ग्रोथ होती है। हीरो का मतलब नहीं होता है मेरे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को प्ले करना, वही हम जब थिएटर कर रहे होते हैं तब भी यही चाहते हैं, तब थोड़ी चाहते हैं हमें मतलब अर्दली बना के खड़ा कर दो, तुगलक है तो तुगलक का रोल दो, ये चाहेगा ना आदमी। तो कभी आपको कोई ऐसा किरदार मिला और आप नहीं कर पाए किसी वजह से कि भाई ये किरदार मैं नहीं कर पाया, और बाद में आपको लगा कि मैं ये किरदार कर लेता तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती थी, मेरा करियर का ग्राफ बहुत ऊपर जा सकता था, ऐसा कभी कुछ हुआ? देखिए ये किताब जो है ना ये पढ़ी है, इसमें फ़िलॉसफी यही है कि वो पास्ट में अगर मैं ये हिसाब लगाऊंगा ना, ये होता तो वो होता तो वो होता तो ये होता, तो वो सब टाइम वेस्ट है। ये एक जर्नी है, हम यहाँ पे यात्री हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चुटकियों में मतलब हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है, चुटकियों में, ये बचपन, ये जवानी, ये मतलब मिडिल एज और ये ख़त्म कहानी, ऐसा ही है ना। तो ये जब यात्री हैं यहाँ पे, तो क्योंकि वहाँ का मन 1954 का मैं याद करूँ। सर आज भी मैं देख रहा हूँ, आप इतने साल हो गए बॉम्बे में काम करते करते, बट आज भी आपका चेहरा देख के, आपकी एनर्जी और आपका ऑरा देख के ऐसा लग रहा है कि आप आज ही मुंबई आए हैं और आज से ही आपने अपना काम शुरू किया है। मैं इस वक्त ये फील करता हूँ कि मेरे पास ये वर्क एक्सपीरियंस है और मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। मैं ये सोचूं वहाँ था, मिल रहा था मुझे वो रोल, उसके मैं गम ढोऊँ, या मैं मतलब चाय बेचता था, या मैं ये करता था। मेरे को रब ने शुरू में जब मैं आया था ना, यहीं से कितनी दूर है आर्य मिल कॉलोनी, यहाँ पे रब ने मेरे को बंगलों में ठहरवाया था। तो मेरे को तो रब ने हमेशा मतलब जब सेम ज़िंदगी से लेकर के आज तक रब ने मेरे को ये लाइन में भी काम करने दिया, और मैं मतलब इम्प्रूवमेंट भी कर रहा हूँ, और मैं कितनी ग्रोथ कर रहा हूँ मेंटली। मेन तो ये है ना, असली अल्टीमेट सक्सेस तो ये है, अल्टीमेट सक्सेस यही है कि आप कितने सुकून से हो। क्योंकि जो मर जाते हैं उनके लिए भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेप रेप रेप, ये सब आता रहता ना, रेस्ट इन पीस। अरे भाई जीते जी शांत मरोगे तो ही तो रेस्ट इन पीस होगा। सर जीते जी आदमी शांत नहीं है, उसका मन शांत नहीं है, तो मरने के बाद क्या रेस्ट इन पीस? तभी तो रेस्ट इन पीस है ना, जीते जी शांति है नहीं, मरने के बाद दुआएं चल रही हैं। सर बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मतलब मैंने ऐसा पॉडकास्ट सोचा नहीं था कि इस तरीके से होगा, मैंने सोचा था हम ज़्यादा बॉलीवुड और एक्टिंग की बातें करेंगे, मगर ये एक अलग ही पॉडकास्ट हो गया आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।